हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की जो हिंदी की पुस्तक रहती है क्षितिज भाग 2, उसमें चैप्टर नंबर 17 रहता है। भदत आनंद जो कौशल्यायन इनके जो है लेखक रहते हैं इस चैप्टर के। इसमें हम आज इनके सबसे पहले जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इनके जो है पाठ या अध्याय का जो है अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं। भदत आनंद कौशल्यायन का जन्म 1905 में पंजाब के अम्बाला ज़िले के सोहाना गांव में हुआ। 1905 में हुआ था। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवा कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हुआ। इस प्रकार से जो भदत आनंद कौशल्यायन का जन्म 1905 में हुआ था और 1988 में इनका जो है देहांत हुआ। भदत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें हैं प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृतांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। तो ये था भदत आनंद कौशल्यायन जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, जिसमें हमने इनके जीवन के साथ साथ इनकी रचनाएं और पुस्तकों के बारे में भी जाना। अब आगे चलते हम इनके जो अध्याय पढ़ेंगे। इसमें छोटी सी समरी रहेगी अध्याय की, उसके बाद हम जो है अध्याय को विस्तार पूर्वक करेंगे। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न ही संस्कृति। आगे चलते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर इनमें संस्कृति आज का, जो कि भदत आनंद कौशल्यायन जी का है, और इसे हम अब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आता है और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। यानी कि संस्कृति के ऊपर जो हमारा अध्याय है, संस्कृति के बारे में यहाँ पे कहा गया है। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता,
तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। यानी कि अ, अंतर है दोनों में। भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता तो सेम ही है, लेकिन भौतिक जब सभ्यता की बात करते हैं तो वो अपने आप में अलग है, और आध्यात्मिक सभ्यता की बात करते हैं वो यहाँ पे अपने आप में अलग है, विषय बन जाते हैं। क्या यह एक ऐसी ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में अंतर है। हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव सभ्यता का अग्नि देवता से साक्षात्कार नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं था, और जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, तो वह भी कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है, एक तो की जा रही है आग की, यानी कि जब आग का आविष्कार जो है नहीं हुआ था, उस सबसे पहले जब आविष्कार किया जिस व्यक्ति ने, तो उसमें कैसे कैसे किया होगा, तो ये अपने आप में एक नया आविष्कार है। तो एक उसकी महानता के बारे में यहाँ पे कहा गया, और उसी प्रकार से जो सुई में जो धागा पिरोने की जो आविष्कार हुआ है वो भी अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। ठीक है, इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। इस प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। यहाँ सुई धागे और आग के आविष्कार के बारे में कह रहे हैं लेखक। कह सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ आग का आविष्कार जो है किया गया है। एक ये जो यहाँ जो पहला इंसान दिखाई दे रहा है ये था यहाँ पे आदि मानव, जिसने कि आग का आविष्कार जो है किया था। ये यहाँ पे आग के लपटे आप देख सकते हैं, और यहीं से शुरुआत हुई थी एक आग के आविष्कार की। और जबकि आदि मानव ने सबसे पहले जो कच्चा मांस खाता था, और एक बार जब उसका खाया हुआ जो कच्चा मांस जब गिर गया आग में, आग का आविष्कार उसने तब किया था जब दो पत्थरों की टकराने से आग उत्पन्न हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे यह आविष्कार जो है विकसित होने लगा, और इसके बाद जब आदि मानव कच्चा मांस खा रहा था तो उसके बाद वह जो है कच्चा मांस आग में जाकर एक बार गिर जाता है तो उसे स्वाद आ जाता है कुछ। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वह जो है पकवान खाना बनाने लगता है, और इस तरह से आज हम जो है आग में खाना पकाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ें उसने अपने द्वारा अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि विशेषतः संस्कृति, उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों की आविष्कृत की, उसका नाम क्या बताया, यहाँ पे सभ्यता बताया। और सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है उसको क्या बताया, विशेष व्यक्ति विशेष की संस्कृति बताया। जिस ये डिफरेंस है इन दोनों का, संस्कृति और सभ्यता को लेकर। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कार होगा उसका। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ को खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया है, वह व्यक्ति की वास्तविक
संस्कृति संस्कृत व्यक्ति है। ये यहाँ पे इसके बारे में कह रहे हैं, संस्कृत किस प्रकार से मिलती है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक उदाहरण, आधुनिक उदाहरण ही ले लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट, न्यूटन ने किया था। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसने शायद न्यूटन जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने शरीर और तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात को जगमगाते तारों को देखता है, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने, तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है, निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है, जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा क्या है? क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए तो माता बैठी रहती है। वो आखिर ऐसा क्यों करती है? वो आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेकिन लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। कौन? लेनिन। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में ही बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए ही त्याग दिया था कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। तो संस्कृति के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस किस प्रकार से ये हो सकती है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने के पहनने के तरीके, हमारे गमना
गमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। यह हमारी सभ्यता के बारे में कहा गया रहे हैं यहाँ पे। मानव की जो योग्यता उसके आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति, और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यम भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दल बदल बदियों की ज़रूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, और जिसमें जितना अंश कल्याण का है, वह अकल्याण कर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। तो ये था हमारा जो यहाँ चैप्टर आज का, जो कि हमारा समाप्त हो चुका है संस्कृति के लेकर, जो कि जिसके लेखक हैं भदत आनंद कौशल्यायन। और इसके क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, अभ्यास क्वेश्चन प्रश्न जो कि परीक्षा में आते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। आज की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। सॉरी, आज की नहीं, आग की खोज, किसकी, आग की खोज जो है बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत यानी कि सोर्सेज क्या रही होंगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी, इसका क्या कारण ऐसा है कि ये जो है खोज सबसे बड़ी मानी जाती है, और इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य सोर्स क्या हैं रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। संस्कृत के बारे में कहा गया है, संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। न्यूटन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन तरह से तर्क दिए गए हैं। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सके। क्या कारण था ऐसा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संस्कृति एवं अविभाज्य वस्तु है, किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 1 रहता है, मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया, इसके आधार पर क्या रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन रहता है, मानव की जो योग्यता और उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहे या असंस्कृति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ठीक। तो ये हो गए 7 के 7 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं, बोर्ड के परीक्षाओं में ये ज़रूर आ सकते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, और साथ में आप हेल्प बुक भी ले सकते हैं, और चैप्टर को सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इसी प्रकार से आज का यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता हुआ, ये लास्ट चैप्टर था इस बुक का।